आदरणीय रणजित बाबू देशमुख, श्रीमती रूपाताई देशमुख, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे, आदरणीय सुधाकरराव कोळे, अरविंद सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आशिष देशमुख, त्याचप्रमाणे आदरणीय सुलेखाताई कुंभारे, मंचावर उपस्थित बँकेचे सर्व पदाधिकारीगण, उपस्थित सर्व मान्यवर, बंधूंना आणि भगिनींना, मी हिंदीमध्ये बोलतो म्हणजे बाकीच्यांनाही पण समजेल। सबसे पहले मैं अरविंद सहकारी बैंक को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं कि उन्होंने कामठी में आज नए ब्रांच की शुरुआत की है। कोऑपरेटिव बैंकों का विदर्भ में जो कुछ इतिहास है उससे मैं परिचित हूं, पर विदर्भ में पूरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में केवल 1.78 इतना ही जिनका जो डिफ़ॉल्ट लोन है, एनपीए है, वो केवल 1.78% है। 1000 करोड़ के डिपॉजिट्स आज पूरे हुए हैं और विशेष रूप से 1600 करोड़ रुपए का फाइनेंस है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये A+ ग्रेड का है और इसके लिए मैं अरविंद सहकारी बैंक के अध्यक्ष आशीष देशमुख और उनके सभी कर्मचारी, संचालक और सबको, विशेष रूप से जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है राव, इनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, उनका सबका अभिनंदन करता हूं। बैंक की सबसे बड़ी ताकत होती है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। 21वीं सदी की सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता, ये सबसे बड़ी पूंजी है। और इस बैंक में आशीष जी के नेतृत्व में सभी संचालकों ने ये रेपुटेशन कमाया है और जिसके कारण बैंक को काफ़ी बड़े प्रमाण पर डिपॉजिट्स भी मिले हैं। बैंक की जो भूमिका होती है वो वहाँ के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। कल ही दिल्ली में सिटी बैंक के इंडिया के सीईओ मेरे पास आए थे और उन्होंने बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फाइनेंस किया है। पहले लोगों को ऐसा लगता है कि छोटे लोगों को कर्जा देने के कारण कर्जा डूब जाता है। इसका एक उदाहरण है कि हमारे यहाँ भी एक छोटी सी बैंक है, इतनी बड़ी नहीं है जितनी अरविंद सहकारी बैंक है, समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक। वो बैंक छोटी है बहुत। तो मैंने एक बार, मेरी पत्नी उस बैंक की अध्यक्ष है, तो मैंने उनको कहा कि आप ई-रिक्शा को लोन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पैसे डूब जाएंगे। पर जब उन्होंने ई-रिक्शा को फाइनेंस शुरू किया, अब 350 ई-रिक्शा वालों को उन्होंने फाइनेंस दिया और मुझे बताया कि 100% वो पैसे ईमानदारी से पेमेंट करते हैं, एक भी डिफ़ॉल्ट नहीं है। जो गरीब आदमी होता है वो निश्चित रूप से ईमानदारी से पैसा जो है वापस करता है। और लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि बैंक से जो कर्जा हमको मिलता है वो जनता का पैसा है और जनता का पैसा अगर हमने समय पर वापस किया तो हमको और लोन मिल सकता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से बैंक के विकास में गरीब आदमी की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब बावनकुळे जी हमारे कामठी के विधायक और यहाँ के मंत्री थे, उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। कोराड़ी के मंदिर का कायापालट किया और विशेष रूप से यहाँ अनेक रोड बनाए। उनके आग्रह पर ये जो यहाँ का कामठी के बीच में से जाने वाला जो कंक्रीट रोड है वो उन्होंने छोटा किया और लोगों के दुकानें बचाई और बचाए हुए दुकानदार और 1-1 मीटर अतिक्रमण करके बावनकुळे जी का नाम रोशन कर रहे हैं और रोड के आगे आके बैठे हैं। मैं अगर नागपुर में रहता तो चूनी की रेस फाड़ के पूरी तोड़ देता। और उस समय उन्होंने सहानुभूति से लोगों की दुकानें बेची। अब वो और अतिक्रमण आगे कर रहे हैं। अब इसमें एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। अब यहाँ से मेट्रो आएगी और शायद मेट्रो आएगी तो रास्ते की विड्थ कम पड़ेगी,
स्टेशन बनाने पड़ेंगे। और इसलिए मैं बावनकुळे जी को, टेकचंद जी को, दोनों को आह्वान करूंगा कि आज कामठी में अच्छे मार्केट बनाने की ज़रूरत है। सब्जी मार्केट हो, टेक्सटाइल मार्केट हो, खाने के लिए लोगों के लिए फूड मॉल हो, पार्किंग की जगह हो, तो कामठी क्लीन होगी। सब रोड पर ही आकर बैठेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। बावनकुळे जी, सुलेखा ताई, इनके सब के आग्रह से हमारी मेट्रो अब आई है। जब मेट्रो का डीपीआर तैयार हुआ तो स्वाभाविक रूप से कनान तक ले जाना था, पर कनान नदी पर पुल बांधने में बहुत खर्चा लग रहा था। तो मैंने ये निर्णय लिया कि कनान नदी कामठी के पास जो है, कामठी के आखिरी तक, वहाँ तक हम लोग पुल बनाएंगे, वहाँ तक मेट्रो लेके जाएंगे और वहाँ से एक छोटा क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज बनाकर हम कनान में जा सकेंगे, ताकि कनान और कामठी दोनों शहरों की व्यवस्था मेट्रो के कारण होगी। अब आने वाले 1-2 महीने में मेट्रो का काम भी शुरू होगा और जिसके कारण कामठी में नागपुर और बुटीबोरी और हिंगना तक जाने की आसानी होगी। कामठी में रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। यहाँ पावर लूम्स है, पावर लूम अभी उनकी हालत मुझे मालूम नहीं, पर शायद ठीक नहीं होगी। अभी नागपुर में जो हैंडलूम है उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक पर कन्वर्ट किया है और बहुत अच्छी कॉटन की साड़ियाँ अब नागपुर में बुनना शुरू हुआ है। और इसलिए पौनीकर करके एक बहुत अच्छे अधिकारी, एक्सपर्ट व्यक्ति को मैंने रांची में थे, वहाँ से यहाँ लाया और अब नागपुर में काफ़ी बड़े प्रमाण पर हैंडलूम पर काफ़ी अच्छा वीविंग शुरू हुआ है। नागपुर में जो पावर लूम वाले अपने यहाँ बहुत से भाई हैं, उनका भी व्यवसाय जो है वो उतना अच्छा नहीं है। इसका कारण जो क्वालिटी है उसके लगातार कमी होने के कारण मार्केट हाथ से निकल गया है। कामठी में कोई बड़ा उद्योग व्यवसाय भी स्थापना नहीं हुई। एक समय जिनके नाम आशीष देशमुख जी लिए अभी भाषण में, वो लोग अब बहुत डाउन हो गए। एक समय पोरवाल जी के बीड़ी का काम बहुत होता था, पर अब वो बीड़ी उतनी चलती नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ अनेक उद्योग लाने की आवश्यकता है। मैं सुलेखा ताई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वर्ल्ड प्रसिद्ध ड्रैगन टेम्पल तैयार किया है। अब वहाँ खादी ग्रामोद्योग से जो कतरन निकलती है उससे बहुत अच्छे हमने गालीचे तैयार करते हैं। मैं वो 3 प्रोजेक्ट, अभी 2 प्रोजेक्ट चलाता हूँ, वो भी उनके यहाँ प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट के भी अनेक काम उन्होंने शुरू किए हैं और मैंने उनको ये भी सुझाव दिया है कि उन्हीं के क्षेत्र में एक स्मार्ट विलेज वो तैयार करें, जिसके लिए मैं उनको निश्चित रूप से पूरी मदद करूंगा। तो आने वाले समय में कामठी में इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए यहाँ इंडस्ट्री, रोजगार निर्माण करना बहुत आवश्यक है और बैंक आई है। मैं आशीष जी को अनुरोध करूंगा कि बैंक के तरफ से भी यहाँ के उद्योग व्यवसाय के लिए सेमिनार लेकर लोगों को मार्गदर्शन करके महिलाओं को, युवाओं को कौन से उद्योग शुरू कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि यहाँ रोजगार की निर्मित होगी। कल मैंने 2 रेडीमेड गारमेंट के एग्जीबिशन का उद्घाटन किया और इतने सुंदर कपड़े थे, हमारे यहाँ नागपुर के लोगों ने तैयार किए थे। एक ने मुझे कहा कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुबई के लिए और अमेरिका के लिए कपड़े। कल उमरेड में एक ने बनियान बनाने का कारखाना शुरू किया और उसकी बनियान के मैंने सैंपल देखे, जर्सी के, बहुत अच्छे थे। तो कोई भी उद्योग शुरू करने के लिए प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, ये 4 बातें बहुत ज़रूरी होती है। अब कामठी जिस प्रमाण में सुधारना चाहिए उतना सुधरा नहीं है। ये बात जरूर है कि बावनकुळे जी ने काफ़ी काम किया। सुलेखा ताई और रड़के जी जब थे तब पानी की योजना आई, मैं पालक मंत्री था, पर नागपुर महानगर पालिका के शायद पैसे ही कामठी नगर परिषद देती नहीं पानी के। बहुत बार ये प्रस्ताव आया कि इनका कनेक्शन निकालना चाहिए करके, तो कम से कम वो मैंने रोका हर बार। अब कामठी को जो महानगर पालिका नागपुर का केंद्र है वहीं से पानी मिलता है। थोड़ा पानी में नागपुर में 24/7 अब हुआ है,
और पूरे नागपुर शहर को भी 24 घंटे पानी दिसंबर तक देंगे, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। अभी कम से कम 40% नागपुर को 24 घंटे पानी मिलता है। तो ये योजना यहाँ भी हो सकती है, पर सब फुकट में नहीं होगा। नेता लोगों को वोट चाहिए इसलिए बोलते हैं सबको फुकट में दो, और फुकट में दो तो बर्बादी होगी। अगर आप भी पैसे थोड़े बहुत पानी के रिजनेबल पैसे नहीं भरोगे तो योजना चलेगी नहीं, नगर परिषद भी चल नहीं पाएगी। और इसलिए ये शहर सुंदर भी बनना चाहिए, स्वच्छ भी बनना चाहिए, और यहाँ युवाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए। और रोजगार देने वाले युवाओं के लिए बैंक भी यहाँ आई है, और बैंक भी बहुत अच्छी है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिन्होंने उद्योग व्यवसाय में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। और काटोल में स्थापना हुई ये अरविंद बाबू जी के नाम से बैंक थी। रंजीत बाबू ने अनेक दिनों तक बैंक का नेतृत्व किया, और बैंक का जो आज ग्राफ है, बैंक की जो आर्थिक आंकड़ेवारी है, उसके आधार पर जो कुछ मैंने देखा और समझा है, उससे बैंक का रेपुटेशन बहुत अच्छा है और बैंक का काम भी बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार से बैंक बढ़ती रहेगी तो कामठी के विकास में ये बैंक बहुत मदद कर सकती है। आप बैंक का जरूर उपयोग करिए, पर बैंक से लिया हुआ कर्जा वापस करना भी याद रखिए, नहीं तो बैंक भी अड़चन में आएगी और आप भी अड़चन में आएंगे। और एक कोऑपरेटिव बैंक का ऐसा होता है कि अड़चन के समय कोऑपरेटिव बैंक में लोग जाते हैं। मेरा भी अनुभव है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो पहले कोऑपरेटिव बैंक से कर्जा लिया शुगर फैक्ट्री के लिए, फिर स्थिति अच्छी हो गई तो नेशनलाइज बैंकों में गए। अब हमारे ऊपर 1800 करोड़ का कर्जा है, तो अब हम फॉरेन के बैंक में जा रहे हैं और डॉलर में कर्जा ले रहे हैं, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट कम है। तो अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो कोऑपरेटिव बैंक, फिर ज़रूरत ख़त्म होती है तो नेशनलाइज बैंक, और ब्याज कम कर रहा है तो विदेशी बैंक। तो स्वाभाविक रूप से लोग भी बैंक बदलते रहते हैं, पर इसमें कोई अड़चन नहीं। शुरुआत के समय में जो मदद कोऑपरेटिव बैंक करती है उसके कारण ही हम आगे जा सकते हैं। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ये बैंक की प्रगति और विकास में मैं दिल से, वैसे मेरा स्वभाव बहुत साफ है, मुझे अच्छा नहीं लगा तो पब्लिकली झाड़ने के लिए मैं कम नहीं करता, जो मन में है वही बोलता हूँ। पर मैं दिल से बता रहा हूँ कि इस बैंक की बैलेंस शीट देखने के बाद ये बहुत अच्छी बैलेंस शीट है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड पर खड़ी है। और इसमें आशीष देशमुख और संचालक जो उनका तो मैं अभिनंदन करूंगा, पर विशेष रूप से जो बैंक के एमडी है डॉक्टर सीओ मिस्टर राव, आप खड़े रहिए। मैं अभी रूपा भाभी जी को बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी अच्छा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाती है, और एक आदमी गलत होता है तो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को डुबा देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनको भी आशीष जी काम करना देते, ये भी महत्व है। नहीं तो हमारे जैसे नेता चिट्ठा बांटने का काम करते हैं, 3-3 हज़ार लोग रोज मिलते हैं तो लोग चिट्ठी मांगते हैं। कल मेरे पास एक जन आया था, बोले आप ऐसा करो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी दे दो, बोले मैंने बोला किस लिए? बोले मुझे वीसा नहीं मिल रहा। यानी हम चिट्ठियाँ देने का धंधा करते हैं, पर हमको पता नहीं कि चिट्ठे के परिणाम क्या होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि नेताओं के चिट्ठियों पे लोन बांटना नहीं और राव साहब आप देना नहीं। दो बातें कांग्रेस का रहे कि बीजेपी का रहे, जब तक ये बात पक्की रखोगे बैंक बढ़ती जाएगी। जिस दिन नेताओं के चिट्ठियों का ऑनर करते जाओगे तो 10 में से 8 लोन डूबते जाएंगे और बैंक अड़चन में जाएंगे। तो हम चिट्ठा भेजने का काम जरूर करेंगे, होता है तो करो, नहीं होता है तो मत करो। पर एक बैंक की बैलेंस शीट और एनपीए, अभी 7 करोड़ का प्रॉफिट भी है और एनपीए 1.78% है। तो यही रिकॉर्ड आप मेंटेन करते रहिए और बैंक ऐसी ही बढ़ती रहेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बावनकुल जी ने बताया जो रोड रहा हुआ है, मैं निश्चित कामठी वडोदरा, तो ये हाईवे भी एक ही बाकी रहा है, बाकी सब हो गए हैं, इसको भी मैं पूरा करके दूंगा। थैंक यू। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।